नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर असरदार में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेव। आइए शुरुआत करते हैं। वक्फ की मनमानी का वक्त चला गया। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गए, लेकिन वक्फ को लेकर सियासत चरम पर है। संसद में संग्राम के बाद अब सड़कों पर घमासान देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन के नाम पर देश के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी दी जा रही है। संसद पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है, तो वहीं वक्फ बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को मस्जिद के सामने दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों को देश विरोधी बातें करने का बूस्टर डोज आखिर मिल कहां से रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। माननीय मंत्री जी, प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो संख्या 2। माननीय मंत्री जी, वक्फ संशोधन बिल को संसद ने पास किया, संवैधानिक तरीके से पास किया, संविधान के दायरे में पास किया, लेकिन उसी वक्फ बिल को लेकर देश में अब धमकियां दी जा रही हैं। मुसलमानों को उकसाया और भड़काने का काम किया जा रहा है। जमीयत धमकी दे रही है कि भारत में 1947 यानी बंटवारे वाले जैसे हालात हो जाएंगे, देश भर को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। जमीयत की इस धमकी का एक ट्रेलर आज देश के कई शहरों में दिखा। वक्फ बिल के खिलाफ आज मुंबई से लेकर कोलकाता तक और अहमदाबाद से लेकर चेन्नई तक प्रदर्शन हुए, और ऐसे प्रदर्शन में जिसमें वक्फ बिल के विरोध में खुलेआम धमकियां दी गईं। हमारे मदरसों की तरफ, हमारे कब्रिस्तान की तरफ अगर तुमने निगाहें उठाई तो याद रखे दूसरा बुलडोजर तुम्हारे पार्लियामेंट में भी चलेगा, उसके लिए भी तुम तैयार रहो। ऐसे जो है मतलब के मुसलमान सड़कों पे उतरे थे और सड़कों पर उतर करके उन लोगों से अपने मुल्क को आज़ाद कराया था। आपका इशारा अगर ये है कि भाई सन 47 वाला वाक़या हो जाए, तो आशंका जताई जा रही है, आशंकाएं जताई जा रही है कि ऐसा ना हो सड़कों पर उतर जाएं और उतर करके फिर वही दोबारा माहौल हो, वही दोबारा हालात हो। बुनियादी तौर पे इस बिल का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग। मध्य प्रदेश में भी वक्फ बिल के विरोध की तस्वीरें सामने आई। भोपाल, सीहोर, आगर मालवा, खरगोन समेत कई जिलों में काली पट्टियों के जरिए वक्फ बिल का विरोध जताया गया। इस बीच आज देश में कई जगहें रेड मोड पर थीं, यानी कि कई जगहों में रेड अलर्ट था। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर संभल तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समाज के विरोध के बाद बीजेपी अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि अब बीजेपी नेता अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में विस्तार से समझाएंगे। वक्फ संपत्ति में भी मुस्लिम बंधुओं को ही अधिकार रहने वाला है और उनके माध्यम से उनके कल्याण के लिए, खासकर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, और ये जो अवैध कब्जे या अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं उनसे निराकरण करते हुए वक्फ संपत्ति का न्यायोचित तरीके से निर्धन से निर्धन व्यक्ति के हित के भलाई के लिए काम होगा। जिस पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठ और भ्रम के आधार पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेला खेलता है, तो उसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये कर्मठ हैं और ये बिल्कुल उस पूरे मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से हर उस छोटे कस्बे, गांव, खेड़े तक पहुंचे चाहते हैं, यानी कि हम उस सच्चाई को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था, शर्म ही नहीं आती ऐसा बोलने में। कांग्रेस का क्या लेना देना? क्या रामायण कांग्रेस ने लिखी? अगर रामायण पर कल को कोई भ्रम फैले तो कांग्रेसियों ने फैला दिया, या अगर कोई शरीयत पर कोई भ्रम फैल रहा है, किसी समाज के अंदर बातचीत हो रही तो कांग्रेस ने फैला दिया। ऐसे जो है ऐसी बुद्धिहीनता की बातें किसी देश में होती हैं क्या? उधर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूपी में अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाकर संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार को लगता है कि सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से वक्फ घोषित किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है, जबकि किसी के द्वारा दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है। अब अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई इन संपत्तियों पर कार्रवाई होगी। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत में जो आगाज हुआ वो अब नया मोड़ ले रहा है।
एक तरफ बीजेपी है जो संसद से लेकर सड़क तक ये बताने की पुरजोर कोशिश कर रही है कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, तो दूसरी तरफ विरोधी हैं जो मुस्लिमों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने सियासी हित साधने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला बोल दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि वक्फ के नाम पर जगह जगह पर कब्जे किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने और क्या कहा। माननीय मंत्री जी, प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। जो वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब एक्शन की तैयारी है। यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वक्फ को लेकर सीएम योगी ने साफ किया है कि यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने इस मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट रुख करने की बात कही। इसमें बहुत बड़ा खेल है और भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जो है वक्फ की जमीनों पे गड़ गई, लेकिन हम समझते हैं कि हम लोग माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अधिकारियों की माने तो प्रदेश में वक्फ घोषित की गई 98% संपत्तियों में किसी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इनमें अधिकतर जमीनें ग्राम समाज की हैं, जिनमें खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियां शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जमीनों को वक्फ नहीं माना जा सकता है। इसकी पहचान कर जब्त किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के पास होने का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गुस्से से लाल विरोधी बिल पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही बिल की संवैधानिकता को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हंगामे, घमासान और सवालों के बीच अब वक्फ बिल की सियासत अदालत तक पहुंच गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। In favor will say aye. Those against will please say no. वक्फ संशोधन बिल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई हैं। पहली याचिका बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की तरफ से दायर की गई है, तो दूसरी याचिका AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लगाई है। याचिका में वक्फ संशोधन बिल की वैधता को चुनौती दी गई है। सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। इससे पहले वक्फ पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ, जमकर बयानबाजी हुई। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से। मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। राज्यसभा में जब वक्फ पर संग्राम छिड़ा तो 26/11 याद आ गया और याद आ गए वो चेहरे जो कभी संघ के नाम पर सियासत चमकाते थे। सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी
बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया, अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। मैं खूब हंगामा, बयानबाजी चली। इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी बनी जब पूरा सदन ठहाके लगाते हुए दिखा। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली, नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। बयानों के तीर चले, शेर और शायरी से वार हुआ। आखिर में वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया। In favor will say aye. Those against will please say no. I shall not put the amendment. The bill is passed. अब वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। अब देखना होगा वक्फ संशोधन बिल से वक्फ में कितना परिवर्तन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। I shall not put the amendment. The bill is passed. अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शुरू हुए धर्मयुद्ध की। करीब 30 घंटे के बाद 6 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर एक बार फिर जंग जैसा माहौल बन गया है। क्यों बंगाल में एक बार फिर से बवाल है और क्यों एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग छिड़ी है, इस रिपोर्ट में देखिए। रामनवमी से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और बंगाल की राजनीति उबाल मार रही है। बवाल की वजह रामनवमी का त्योहार और उस पर निकलने वाला जुलूस। इस बार बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पश्चिम बंगाल में रामनवमी के त्योहार का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। प्रदेश में 2000 शोभा यात्राएं निकालने का प्लान है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। लेकिन ममता सरकार ने माहौल खराब करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कई जगहों पर जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर अब सियासत तूफान पर है। सबसे बड़ा विवाद हावड़ा को लेकर है, जहां पिछले 15 साल से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार कोलकाता पुलिस ने अनुमति नहीं दी। हालांकि हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा और कुछ शर्तों के साथ हिंदू समुदाय को हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई। हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं उनमें कहा गया है कि जुलूस में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए, जुलूस में कोई हथियार नहीं ले जा सकता, डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, जुलूस सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निकाला जाए और जुलूस में शामिल होने वाले सभी लोगों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। धर्म पालन करना ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। दंगा करने नहीं देंगे कि उसका एक ही आवाज है, दंगा करो, हमारा आवाज है, दंगा रुको। दंगा रुकने से वो अपन से भाग जाएगा। इसी के लिए अगर उसको भगाना है तो दंगा रुकना है। पश्चिम बंगाल में नवरात्र को लेकर हो रहे बवाल का असर दिल्ली में भी दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने बंग भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर हिंदुओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की।
बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है। बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं, और ये ममता बनर्जी करा रही है। हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। ये लोग तो झूठा बात सब हर वक्त बोलता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो पूरा नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है, अरे भाई जो मर्जी वो करेगा। पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली बार नहीं है जब रामनवमी को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जोर पकड़ रहा है। हर बार पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान बवाल होता रहा है। कहीं शोभा यात्रा को रोका जाता है तो कहीं पथराव किया जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ममता सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ममता सरकार तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में इफ्तारी का आयोजन हो सकता है तो फिर रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा बागेश्वर का हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान कांग्रेस को रास नहीं आया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम से मुस्लिम गांव बनाने की मांग कर दी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कांग्रेस नेता ने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि मुझे मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। अब कांग्रेस की मुस्लिम ग्राम की मांग पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार कर दिया। रामेश्वर शर्मा ने पलटवार में कहा कि हिंदू गांव परंपरागत है और कांग्रेस की मांग को बीजेपी विधायक ने पागलपन करार दिया। आप भी सुनिए। हिंदू है, हिंदुत्व की बात करते हैं। गांव से प्रदेश, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। बाबा का हिंदू ग्राम, नया संग्राम। हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। कांग्रेस का बार, बीजेपी का पलटवार। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। बाबा का प्लान, क्यों सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र पर सियासत गरमा गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव वाले प्लान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखने के साथ ही अब नई मांग शुरू हो गई है। अगर संविधान अनुमति देता है तो फिर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन ये बात कहाँ, कल तक क्या बीजेपी के विधायक सो रहे थे? जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू ग्राम की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आनंद आ रहा था। ऐसे ही यही एहसास दिलाने के लिए शायद मेरा ट्वीट काफी था जब मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ग्राम बनाने की बात कही कि अगर अनुमति मिलती है संविधान की तो बताइए। तो फिर बीजेपी के विधायकों को तकलीफ हो। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, हिंदू गांव परंपरागत हैं। कांग्रेस की मांग पागलपन है। देश से गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो क्या नाम बताए वो अब्बास है, क्या है, मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना। तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। दरअसल गुरुवार को ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखी थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू गांव और प्रदेश बनाने का प्लान बनाया है। 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की स्थापना को कर पाएंगे, जो पूरे भारत में एक नया होगा, नवीन होगा, अद्भुत होगा कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा।
फिलहाल एमपी में हिंदू गांव पर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी का वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का दुखद निधन हो गया है। उनके निधन की खबर मिलने के बाद बॉलीवुड और उनके फैंस निराश हैं। मनोज कुमार ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति वाली फिल्मों में अपनी अदाकारी निभाई। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बॉलीवुड के भारत कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी फिल्मों के जरिए देशभक्ति की अलख जगाने वाली ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से अपनी अमिट छाप छोड़ी, जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए खास तौर से मशहूर मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाने लगा था। मनोज कुमार 87 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफी टाइम से। बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया कि शनिवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। मनोज कुमार का जाना बॉलीवुड के लिए बड़ा नुकसान है। उनके जाने के साथ ही एक युग का अंत हो गया। बॉलीवुड के कलाकारों ने उनकी मृत्यु पर शोक जताया है। मैं तो बहुत सीखा था उनके सिनेमा से। ये क्षति आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपनी फिल्मों के द्वारा एक हर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई, तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज्यादा शोकमयी। मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान में साल 1937 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के अलग होने के बाद उनके परिवार ने भी बंटवारे का दर्द सहा। उनके परिवार को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो दिल्ली में रहने लगे। यहीं से मनोज कुमार ने शिक्षा ली। उसके बाद वो मुंबई चले गए। पहले तो वो फिल्मों में छोटे मोटे काम करते थे। दिलीप कुमार से वो बहुत प्रभावित थे। उनकी एक फिल्म में किरदार की वजह से उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा। फिल्म उपकार में उनके गीत मेरे देश की धरती से तो पूरी तरह छा गए। मनोज कुमार को अफसोस रहा कि वो उपकार फिल्म को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नहीं दिखा पाए। ये फिल्म उनके निधन के बाद ही रिलीज हुई थी। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई श्रेणियों में 7 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। साल 1992 में मनोज कुमार को सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युवा भारत की ताकत को करीब से जानिए न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में, जहां एक साथ मिलेंगे नए आइडियाज और बड़े सपने और आगे बढ़ने की सोच। ये मौका है दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से सीखने का। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com/rising bharat summit/ पर।